नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल यूनिक गाइड में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए बिजनेस फाइनेंस से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लाए हैं जो कि एमकॉम, बीकॉम और नेट सेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। यहाँ पे पूछा क्या है कैपिटल स्ट्रक्चर का मीनिंग। ओके, ऑप्शन दे रखा है इट इज़ एन इशूज कंसर्न विद द डिटर्मिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी मिक्स। ओके, तो इसका मतलब क्या है, या डेब्ट एंड इक्विटी के मिक्सचर से रिलेटेड है, मतलब मिक्सचर से रिलेटेड है डेब्ट एंड इक्विटी के। तो ये ऑप्शन हमको बिल्कुल सही लग रहा है और ये ऑप्शन ही बिल्कुल सही है ही। ठीक, तो ये क्या होता है कैपिटल स्ट्रक्चर, वह डेब्ट एंड इक्विटी का रेशियो होता है। डेब्ट में क्या आ जाएंगे आपके लॉन्ग टर्म लोन, डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब चीज़ें आ सकती हैं, मतलब जितने भी डेब्ट कैपिटल हैं वो सब चीज़ें। और इक्विटी में क्या आ जाएगा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। तो ये क्या है, ये बिल्कुल ऑप्शन ए सही है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। इट इज़ द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ अर्निंग और द कट ऑफ रेट टू फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसका मतलब क्या है, यह वह मिनिमम रेट है जिसे अर्न करना जरूरी है। ठीक, ताकि जो कैपिटल जो कैपिटल हम ला रहे हैं उसका हम कॉस्ट पे कर सकें, वो अर्निंग रेट है। मतलब ये है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल वह होता है जो भी हम कैपिटल ला रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या होगी, वही कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कि बी में ऑप्शन में बताया गया है कि यह मिनिमम रेट होता है जिसको अर्न करना ज़रूरी होता है। जैसे क्या है कि आपने बैंक से 100 रुपीज़ लिया और बैंक वाले ने उस पर 8% इंटरेस्ट लिए, तो जो 8% इंटरेस्ट आप पे करेंगे वही कहलाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो बी ऑप्शन है वह मीनिंग है किसका, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, पूंजी की लागत का। सी ऑप्शन देखते क्या है, इट इज़ कंसर्न विद लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो कैपिटल बस्टिंग होता है वह लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड होता है, जो कि पिछले वीडियो में बताया था। तो सी ऑप्शन है, उसका मतलब क्या होता है, यह लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर से संबंधित है, जिसमें क्या होता है कि हम कोई भी मशीन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें ढेर सारे हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, उस ऑप्शन में से किसी एक का सेलेक्ट करते हैं, मतलब उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये कहलाता है कैपिटल बस्टिंग। तो सी जो ऑप्शन है वो मीनिंग है किसका, कैपिटल बस्टिंग का। डी देखिए क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनिंग द क्वांटम ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स विच एन एंटरप्राइज वुड नीड टू ऑपरेट इट्स बिजनेस स्मूथली। इसका मतलब क्या है, यह लॉन्ग टर्म फंड की मात्रा को निर्धारित करने की एक प्रक्रिया है। ठीक, तो ये जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है फंड्स की, उससे क्या होता है कि बिजनेस को चलाया जा सके। मतलब ये कैपिटलाइजेशन का एक मीनिंग है। कैपिटलाइजेशन पूंजीकरण, पूंजीकरण क्या होता है कि इसमें हम ये निर्धारित करते हैं कि बिजनेस को चलाने के लिए कितने कैपिटल या फंड्स की नीड पड़ेगी, वो होता है कैपिटलाइजेशन। तो ये चारों ऑप्शन को हमने डिस्कस कर दिया, जिसमें जो मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है ये। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का, इस टाइम एडजस्टेड मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ठीक, इसमें पूछा क्या है कि कैपिटल बस्टिंग का वह कौन सा मेथड है जो टाइम एडजस्टेड मेथड है, मतलब समय समायोजित दर विधि है। ऑप्शन दे रखा है पेबैक पीरियड मेथड, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, अर्जेंसी मेथड, ऑप्शन क्या है आखिरी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। तो आखिरी ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही है, यह टाइम एडजस्टेड मेथड है। ठीक, तो इसके बारे में क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में देखिए क्या है लिखा हुआ,
IRR, internal rate of return, the expected future benefits from an investment proposal discounted at IRR will be just equal to the net investment to made on that proposal. तो इसमें क्या है, IRR में हम क्या करते हैं, वह रेट डिसाइड करते हैं जिस पर डिस्काउंटेड कैश इनफ्लो इक्वल हो जाए कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के। ओके, मतलब ये क्या है, यह टाइम वैल्यू मनी या फैक्टर से रिलेटेड मेथड है जो कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है। ठीक, आगे देखिए क्या ये जो तीनों ऑप्शन है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया है, तो आप उसमें आ जाके दे सकते हैं। तो चलिए हम इसका जो सेकंड का जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज टाइम एडजस्टेड मेथड ऑफ कैपिटल बस्टिंग। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, फाइंड द एसिड टेस्ट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। मतलब यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो बताना है। ठीक, यहाँ पे अम्ल परीक्षण अनुपात बताना है। इंफॉर्मेशन दिया हुआ है आपका, बिल्स रिसीवेबल है 70,000, डेटर्स हैं 90,000, बैंक बैलेंस है 45,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 25,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 5,000, स्टॉक है 30,000। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि ये सभी जितने हैं ये सब आपके हो गए, आपके ये यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या है, ये करंट एसेट्स हैं। ओके, आइए अगला देखिए क्या है, बिल्स पेबल 60,000, क्रेडिटर 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने अभी पढ़ा वो क्या है, ये करंट लाइबिलिटीज़ हैं। अब क्या करना है, इसी के आधार पे हमें बताना है कि एसिड टेस्ट रेशियो क्या होगा। ऑप्शन दे रखा है 1.39:1, 2:1, 1:1, 1.5:1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो एसिड टेस्ट रेशियो इक्वल टू होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। देखिए क्या होता है, लिक्विड एसेट्स में हम क्या करते हैं, स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम छोड़ देते हैं। ओके, और करंट लाइबिलिटी में जो भी करंट लाइबिलिटीज होते हैं वह सभी आ जाते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में क्या है। लिक्विड एसेट्स में कैश इन हैंड एंड बैंक, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटी, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट, ये सभी आते हैं जो कि लिक्विड एसेट्स में। लिक्विड एसेट्स अगर दिया हो और इसमें करंट लिक्विड एसेट्स की बात करें तो होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंसेस। मतलब क्या होता है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि करंट एसेट्स इतने हैं, स्टॉक का अमाउंट दिया रहता है और प्रीपेड एक्सपेंसेस का अमाउंट दिया रहता है, और अमाउंट दिया रहता है करंट लाइबिलिटी का, और वहाँ पे बताना रहता है कि यहाँ पे एसिड टेस्ट रेशियो क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वहाँ से जो भी हमारा करंट एसेट्स का अमाउंट रहेगा उसमें से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा लिक्विड एसेट्स। तो चलिए यहाँ पे हम उसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, इसमें आ जाएगा जो अब दिया है इसमें बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा लिक्विड एसेट्स में 70,000, डेटर्स आ जाएंगे 90,000, बैंक बैलेंस आ जाएगी 45,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 25,000, और प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं आएगा, स्टॉक भी नहीं आएगा। तो चलिए क्या हो जाएगा 70,000, 90,000, 45,000 और 25,000, ये आ जाएगा हमारा लिक्विड एसेट्स। तो देखिए यहाँ पे क्या है 70,000, 90,000, 45,000, 25,000 सबको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2,30,000, जो हो जाएगा हमारा लिक्विड एसेट्स। करंट लायबिलिटी की बात करें तो ये सभी चीज़ें रहती हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, शॉर्ट टर्म एडवांस पेबल्स, इनकम टैक्स पेबल्स, डिविडेंड पेबल्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो यहाँ पे सभी हैं, इसमें आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे करंट लायबिलिटी में। बिल्स पेबल 60,000, क्रेडिटर 70,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000। तो सबको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे करंट लायबिलिटी में। तो करंट लायबिलिटी हो जाएगा आपका 1,65,000। अब यहाँ पे क्या करते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो में इसको हम रख देते हैं। तो हो जाएगा हमारा करंट एसेट्स 2,30,000। यहाँ पे थोड़ा मिसिंग हो गया है, अधिक लिखा गया है, यहाँ पे 1 जीरो नहीं होना चाहिए था। ओके,
और वो दूसरा क्या है करंट लायबिलिटी 165,000, इसको हम अपान में लिखे हैं तो आ जाएगा हमारा एसिड टेस्ट रेशियो 1.39:1। तो आपका यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, 1.39:1 ये आ जाएगा हमारा एसिड टेस्ट रेशियो। साथ ही साथ देखिए क्या होता है कि एंट्रेंस एग्जाम में पूछता है कि एसिड टेस्ट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या है, तो आइडियल रेशियो आदर्श अनुपात 1:1 का होता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पूछता है करंट रेशियो का आइडियल रेशियो क्या होता है, तो 2:1। ओके, करंट एसेट्स का आइडियल रेशियो क्या होता है, 2:1 का होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक, यहाँ पूछा है कि इक्विटी शेयर का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला देखिए क्या है, दिस इज ए प्रोटेक्टिव वाल ऑफ कंपनी। यह क्या होता है कि कंपनी के सुरक्षात्मक दीवार की तरह होता है, यह बिल्कुल सही है, ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। पिछले वीडियो में मैंने बताया है बिजनेस फाइनेंस के। अगला देखिए क्या है, इट्स शेयर होल्डर्स आर ऑनर ऑफ कंपनी। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के, इक्विटी शेयर के जो होल्डर्स होते हैं वह कंपनी के क्या कहलाते हैं, ऑनर कहलाते हैं, स्वामी होते हैं। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिमिटेड लायबिलिटी फॉर इक्विटी, यहाँ पे क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ इक्विटी। इसका मतलब क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे या इक्विटी शेयर के जो होल्डर्स होंगे उनका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही है कि जैसे क्या है कि आप कंपनी के शेयर का प्राइस 100 रुपीज़ है और 100 रुपीज़ शेयर होल्डर्स ने पूरा पूरा पेड कर चुका है, तो कंपनी उससे और मांग सकती नहीं है। या फिर हो गया। अगला देखिए, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। अगला क्या है कि जो डिविडेंड होता है वह फिक्स रेट से दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को या इक्विटी शेयर पर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे विच इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विटी शेयर, इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्विटी शेयर का नहीं है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वह है प्रेफरेंस शेयर का। प्रेफरेंस शेयर पे क्या होता है कि पहले से ही रेट डिसाइड कर दिया जाता है कि आपको किस रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। देखिए क्या है, ए लिमिटेड हैज इशूड, ए लिमिटेड ने इशू किया था 1000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच एज फुली पेड। मतलब ए लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर को इशू किया था जो पूरी तरीके से उसका कॉस्ट पूरा हो चुका है, मतलब सभी 100 रुपये कंपनी को मिल चुके हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर इज ₹150 पर शेयर। मतलब इसमें क्या है, मार्केट में शेयर का प्राइस 150 रुपये पर शेयर है। आइए अगला देखते हैं आगे क्या लिखा है, द कंपनी हैज़ पेड ए डिविडेंड ऑफ ₹10 पर शेयर। कंपनी क्या की है, 10 रुपये लाभांश पार्टी है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल बताना है। ऑप्शन दे रखा है 6.25%, 9.03%, 6.66%, 5.34%। तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल होता है DPS, मतलब डिविडेंड पर शेयर, इंटू 100 अपान MPS, मार्केट प्राइस पर शेयर। तो क्वेश्चन में यहाँ पे दे रखा है कि डिविडेंड पर शेयर कितना है, 10 रुपीज़, और मार्केट प्राइस पर शेयर कितना दे रखा है, 115 रुपीज़। ओके, तो चलिए इन दोनों को हम फार्मूला पे रखते हैं। DPS हो गया 10 रुपीज़ इंटू 100 अपान 150 मार्केट प्राइस पर शेयर, तो हो गया 6.66%। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना हो जाएगा, 6.66%। ओके, और भी अदर इसके इक्विटी शेयर कैपिटल के फार्मूले होते हैं, तो आप अगर चाहते हैं तो कमेंट में बोल दीजिएगा, हम आपके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्रिसिल इज रेटिंग एजेंसी, एपेक्स बॉडी इन मनी मार्केट, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी। क्रिसिल के बारे में पूछा है कि क्रिसिल क्या है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है जो कंपनी के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करती है, उसका एनालिसिस करती है, और एनालिसिस करने के बाद वो कैटेगराइज में
उनको बांट देती है कि कौन सी कंपनी किस तरीके की है। तो क्रिसिल क्या है, एक रेटिंग एजेंसी है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्रिसिल के बारे में। क्रिसिल क्या है, क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। इसका इस्टेब्लिशमेंट 1987 में 1987 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं अनुराग शुक्ला। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को हैं असु सुयेश, ठीक, जो कि एक महिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर सेबी वाज इस्टेब्लिश्ड, मतलब सेबी की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1988, 1990, 1980। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह 1988 में हुआ था, 1988 में। कभी कभी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सेबी का जो इस्टेब्लिशमेंट है वह 1992 है, ऐसा नहीं है। आए तो देखते हैं क्या है इसके बारे में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है सेबी का। कभी कभी क्वेश्चन में पूछते हैं लोग कि सेबी का फुल फॉर्म क्या है, तो कई लोग बता देते हैं सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऐसा नहीं, यहाँ पे एंड भी होता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1988 में, ठीक। उसका 1988 में, 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड गिवन स्टेचुरी पावर, इनको वैधानिक शक्ति कब दी गई? ऑन 30 जनवरी 1992, 30 जनवरी 1992 को इनको ये दिया गया। थ्रू द सेबी एक्ट 1992। सेबी एक्ट जो है, सेबी अधिनियम 1992 के तहत इनको यह अधिकार दिया गया। कब? 30 जनवरी 1992 को। तो 30 जनवरी 1992 से इन्होंने अपना काम शुरू किया था। तो आइए जान लेते हैं क्या है, चेयरमैन कौन है इसके। तो चेयरमैन इस समय है अजय त्यागी, ठीक। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। आइए अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अंडर राइटर, इनमें से बताना है कि अंडर राइटर का लक्षण नहीं है, ठीक। तो यहाँ पे आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन है। ही प्लेस टू सेल द सिक्योरिटी ऑफ कंपनी, मतलब क्या है कि वह वचन देता है कंपनी के सिक्योरिटी को बिकवाने का। किसको? कंपनी को। व्हेन द सिक्योरिटी इज नॉट सोल्ड ही परचेज इट हिमसेल्फ, जब सिक्योरिटी अगर नहीं बिक पाएगा तो वह खुद खरीद लेगा। ये भी ऑप्शन सही है। दोनों ऑप्शन अभी तक जो पढ़े दोनों सही है। ही गेट्स अ कमीशन ऑफ 5% ऑन शेयर, मतलब उसको कमीशन मिलता है शेयर पर 5% का। एंड 2.5% ऑन डिबेंचर, और 2.5% डिबेंचर पर उसको कमीशन मिलता है। ये भी दोनों सही है। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन अंडर राइटर एंड ब्रोकर, ठीक। ये लिखा हुआ है कि अंडर राइटर और ब्रोकर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है, जो कि यह कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है अंडर राइटर का। अंडर राइटर और ब्रोकर में डिफरेंस होता है, ओके। अंडर राइटर क्या होता है कि अंडर राइटर कंपनी, और अंडर राइटर एक अंडर राइटिंग होता है। अंडर राइटिंग मतलब होता है अभिगोपन। इसमें क्या होता है कि यह प्रोसेस होता है जिसमें अंडर राइटर, अभिगोपक, कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वह एक निश्चित समय में आपके शेयर को बिकवा देगा, या कंपनी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है और साथ ही साथ यह भी प्रॉमिस करवाती है कि अगर नहीं बिक पाएगा एक निश्चित समय के अंदर तो आपको यह शेयर परचेज करना पड़ेगा। तो यह होता है अंडर राइटर, ठीक। तो उसको कमीशन भी मिलता है 5% शेयर पे, 2.5% डिबेंचर पे। लेकिन ब्रोकर में क्या होता है कि ब्रोकर क्या करता है, कंपनी और इन्वेस्टर्स को एक जगह लाता है। अगर सौदा हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उसको कमीशन मिल जाता है। और ये कमीशन कितना होता है? 1% से 2% के बीच में होता है। तो ब्रोकर को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता है शेयर बिके या ना बिके, ठीक। तो अंडर राइटर जो होता है और ब्रोकर दोनों अलग अलग होते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच वन इज नॉट स्पॉन्सर्स ऑफ एनएससी, मतलब एनएससी के स्पॉन्सर्स नहीं है। इसमें से कौन? आईडीबीआई, एलआईसी, जीआईसी, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका नन ऑफ दिस ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये सभी क्या है? आईडीबीआई के, ये एनएससी के स्पॉन्सर्स हैं। आईडीबीआई स्पॉन्सर्स है, एलआईसी, जीआईसी क्या है?
को स्पॉन्सर्स हैं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये तीनों क्या है, स्पॉन्सर्स हैं एनएससी के। आइए जान लेते हैं इन सबों के बारे में। आईडीबीआई क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, तो आईडीबीआई का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था वह 1 जुलाई 1964 में हुआ था। अब क्या है कि जो आईडीबीआई है वह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक नहीं है, अब एक बैंक है। कब से बन गया यह बैंक, 2004 से। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है कि आईडीबीआई जो डेवलपमेंट बैंक था वह कब से एक बैंक हो गया, तो वो 2004 से एक बैंक बन गया। एलआईसी के बारे में बात करते हैं, तो एलआईसी क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 1 अप्रैल 1956 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में। इसके चेयरमैन कौन है, एम.के. कुमार। आईडीबीआई के अगर बात करें चेयरमैन की, तो आईडीबीआई के चेयरमैन हैं हेमंत भार्गव। ओके, आइए अगला देखते हैं क्या है, जीआईसी के बारे में। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था इसका, 22 नवंबर 1972, 22 नवंबर 1972 को जीआईसी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। चेयरमैन कौन है इसके इस समय, देवेश श्रीवास्तव। ओके, समझ में आ रहा है यहाँ तक। आइए अगला देखिए क्या है, एनएससी। ये क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 1992 में हुआ था, 1992 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और इसके चेयरमैन कौन है, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। और भारत में जो है डेरिवेटिव मार्केट सबसे पहले एनएससी में लाया गया। ओके, ये भी जानते रहिए। आप लोग बताइएगा, आप लोग के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे डेरिवेटिव मार्केट का। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन इज नॉट टाइप ऑफ ट्रेजरी बिल अकॉर्डिंग टू पीरियड ऑफ मेच्योरिटी। मतलब ट्रेजरी बिल का इसमें से टाइम के अकॉर्डिंग, मेच्योरिटी टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा टाइप नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है टी बिल 91 डेज, टी बिल 81 डेज, टी बिल 364 डेज, टी बिल 14 डेज। तो यहाँ पे आपका टी बिल 81 डेज ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो ट्रेजरी बिल होता है वह 81 डेज का नहीं होता है, वह 91 डेज का होता है, 364 डेज का होता है और 14 डेज का होता है। यहाँ पे टी बिल का मतलब होता है ट्रेजरी बिल, मतलब ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहा जाता है, खजाना बिल भी कहा जाता है। जो ट्रेजरी बिल होता है वह आरबीआई के द्वारा इशू किया जाता है और ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है। तब गवर्नमेंट क्या करती है, आरबीआई के थ्रू ट्रेजरी बिल लाती है। सबसे पहले ट्रेजरी बिल लाया गया था 1917 में, 1917 में भारत में ट्रेजरी बिल इशू किया गया था पहली बार। और ट्रेजरी बिल जो होता है वह वेनेसडे को इशू किया जाता है, बुधवार को। ओके, तो यहाँ पे आपका जो आखिरी क्वेश्चन था आज का हमारा, उसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। टी बिल 81 डेज ऑप्शन यह बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन सही है, ये टी बिल का कोई टाइप नहीं है। टी बिल जो होते हैं 91 डेज, 364 डेज, 14 डेज के होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जाके ज़रूर बताइएगा। किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो इसको लाइक करिएगा और जिनको इसकी ज़रूरत है उनको शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।